हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल आप लोगों का फिर से मैं अपनी इतिहास की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए मेरे साथ और हम लोग इतिहास को बेहतर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री में मौर्य वंश तक पढ़ लिया था, उसके आगे की पढ़ाई को हम आगे पढ़ते हैं, अगले पड़ाव को आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य वंश के बाद अब पूरब भारत में यानी कि पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में और मध्य भारत में अन्य छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें ब्राह्मण वंश थे, कुछ ब्राह्मण वंश थे। तो मौर्यों के स्थान पर पूरब में, दक्षिण में और मध्य में कई छोटे छोटे राजवंश आए, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इनमें प्रमुख सातवाहन वंश था, सत्ता में आए। तो देखते हैं, मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश आएगा, जिसमें पुष्यमित्र शुंग अंतिम शासक, मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश में क्या होता है? जो अंतिम शासक देवहूति होता है शुंग वंश का, इसमें 4 प्रमुख राजा थे। उनके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, केवल इतना पढ़ना है कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश। और कण्व वंश में देवभूति की हत्या वसुदेव ने कर दी थी, जो इनका सचिव था शायद वसुदेव, उसने कर दी थी और कण्व वंश की नींव 75 ईसा पूर्व में रखी थी। इसके बाद इनके अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या सिमुक द्वारा की गई। और ये प्रमुख क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिमुक कौन थे या फिर सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। तो सुशर्मन जो कण्व वंश के अंतिम शासक थे, उनकी हत्या सिमुक द्वारा की गई और सातवाहन वंश की नींव रखी गई। सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से लेकर 203 ईसा पूर्व तक है, 203 ईस्वी तक है। 30 ईसा पूर्व से लेकर 203 ईस्वी तक है, नहीं 203 ईसा पूर्व तक ही रहता है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? सिमुक होते हैं। सिमुक द्वारा इस वंश की नींव रखी जाती है। इसके बाद हम बताएं, ये वैदिक धर्म को मानते थे। जो सिमुक थे ये वैदिक धर्म को मानते थे और इन्होंने सिक्के पर अपने साथ अपनी माता का नाम उत्कीर्ण करवाया था। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन वो वंश था जिसने अपने सिक्कों पर अपने साथ अपनी माता का नाम लिखवाया था? तो वो सातवाहन वंश था और ये वैदिक धर्म को मानते थे। कार्ले का चैत्य भी इन्हीं ने बनवाया था, कार्ले का चैत्य, और कई विहारों का निर्माण भी करवाया था इन्हीं ने, सातवाहन वंश ने। अच्छा, ये चैत्य क्या होते हैं? चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं, बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं चैत्य। अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। और अब बात करें हम पश्चिमोत्तर भारत में, तो पश्चिमोत्तर भारत में मध्य एशिया और चीन से आए विख्यात लोग थे, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मध्य एशिया और चीन से आए हुए लोग पश्चिमोत्तर में बसे थे, जिनमें सबसे विख्यात था हिंद यूनानी सैनक, हिंद यूनानी मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहते थे। आपने मिलिंद पन्नों के बारे में सुना होगा। तो मध्य एशिया और चीन से आए हुए लोग पश्चिम में आ गए थे, जिनमें सबसे विख्यात कौन था? हिंद यूनानी शासक मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहते थे। और इसने अपनी राजधानी सियालकोट यानी कि पंजाब को बनाई थी, वर्तमान आधुनिक पंजाब को बनाई थी सियालकोट। तो पश्चिमोत्तर में सबसे प्रख्यात जो राजा था वो यूनानी शासक मिनांडर था और इसने अपनी राजधानी सियालकोट पंजाब को बनाई थी। तो इस तरह से हम शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश से होते हुए और अब हम पश्चिमोत्तर में मिलिंद यानी कि मिनांडर को पढ़ते हुए, देखिए आपको केवल अपनी सोच विकसित करनी है एंशिएंट हिस्ट्री में, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, उतना मैंने तैयार आप लोगों के लिए किया है। तो आप लोगों को इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से ही पढ़ लें, वही आपके लिए बहुत है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, फिर आए शक। तो मिनांडर के बाद शक आ गए
और शकों में रुद्रदामन प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। तो इतना याद रखना कि शकों में रुद्रदामन प्रथम इंपॉर्टेंट था। शकों को पराजित करते हैं कौन? फिर आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। तो इतना ही बहुत है। तो इसमें रुद्रदामन प्रथम क्या थे? महत्वपूर्ण शासक थे। और इसके बाद पल्लव आए, और पल्लव पारसिया ईरान के थे, तो पल्लव ईरान से आए थे। तो शकों के बाद पल्लव आए। एक क्रम पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि कौन पहले आए, शक आए या पल्लव आए। तो ये पश्चिमोत्तर में पहले कौन आए? यूनानी मिनांडर आया, और उसके बाद इसने सियालकोट को राजधानी बनाया। उसके बाद शक आए। शकों में जो महत्वपूर्ण शासक था वो रुद्रदामन प्रथम था। उसके बाद पल्लव आए, जो कि ईरान से आए थे। और उसके बाद पल्लवों के बाद आते हैं कुषाण वंश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश होता है कुषाण वंश, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे। तो इसको हम थोड़े से डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, कुषाण वंश में कनिष्ठ प्रथम प्रमुख राजा था। इसमें प्रमुख जो थे वो थे कनिष्ठ प्रथम। ये क्यों प्रमुख थे, आइए जानते हैं। इन्होंने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था, और इसको आज भारत सरकार ने अपना संवत चलाया हुआ है। हमारा जो हिंदू संवत है वो शक संवत ही है। तो 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में क्या हुआ था? शक संवत चलाया था। किसने? कुषाण शासक कनिष्ठ प्रथम ने। तो शक संवत किसने चलाया था? कनिष्ठ ने चलवाया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शक संवत किसने चलवाया था। इसके बाद हम बात करें, इनके समय में ही कश्मीर में बौद्ध की चौथी संगति हुई थी। आपको पता होगा इसी टाइम पे जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में टूट गया था, हीनयान और महायान। और ये जो थे वो महायान शाखा से थे। ये जो थे महायान शाखा से थे। तो इनके दरबार में कुषाण शासक कनिष्ठ के दरबार में चरक हुआ करते थे, जिन्होंने चरक संहिता में 600 से ज्यादा औषधियों के बारे में लिख रखा था। सोचिए, इनके दरबार में चरक, जो कि एक चिकित्सक थे, वो रहा करते थे, और इन्होंने चरक संहिता में 600 से ज्यादा औषधियों के बारे में उल्लेख किया हुआ है। अच्छा, इनके समय में मूर्तियों की दो शैली थी। एक थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। इन शैलियों में इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसी समय राजा में देवत्व की भावना यहीं से स्टार्ट हुई। मतलब कुषाण शासकों में ही राजा में देवत्व की भावना की शुरुआत की गई। इन्हीं लोगों ने सहानुशाही की उपाधि धारण की थी। कुषाण शासकों ने कौन सी जो उपाधि धारण की थी? सहानुशाही की उपाधि धारण की थी। ये लोग वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर चलते थे। वसुदेव कुटुंबकम आपने देखा होगा, हमारे अभी करंट में ही G20 की थीम भी क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है पृथ्वी के सारे जीव, पृथ्वी के सारे लोग एक ही परिवार है, और हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम का इन लोगों का ध्येय वाक्य था। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके समय में सर्वप्रथम सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए, और बिम कैडिफिसिस ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। तो इनके समय में कुषाण शासक बिम कैडिफिसिस ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, और यही वो वंश था जिसमें सोने के सिक्के का प्रचलन स्टार्ट हुआ। इसके बाद शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी इन्हीं शासकों को जाता है, यानी कि कुषाण वंश के शासकों को जाता है। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए? सबसे पहले वो थे कुषाण वंश के बिम कैडिफिसिस। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाण वंश ने। अच्छा, इसमें आपको बता ही दिया था मैंने कि कनिष्ठ में महायान में जुड़े थे, क्योंकि बौद्ध की चौथी संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, महायान और हीनयान। तो ये महायान का पालन करते थे। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अभी आप इतनी सोच को विकसित कीजिए, यही आपके लिए बहुत है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त वंश की। तो कुषाण वंश के बाद एक और वंश आता है गुप्त वंश, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 319 ईसा पूर्व 319 ईस्वी से, नहीं ईसा पूर्व से है या ईस्वी, चलिए 319 ईसा पूर्व से, ईस्वी से है, स्टार्ट होता है। और आपका ये चलता है 465, और इसके बाद भी चलते रहते हैं। बुद्धगुप्त आते हैं, बहुत सारे शासक आते हैं। तो
ये काफी 200 साल के लगभग इन लोगों ने राज किया था। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और द्वितीय शासक थे घटोत्कच। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक थे नहीं, बस इतना याद रखना है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और द्वितीय शासक घटोत्कच थे। प्रथम शक्तिशाली जो शासक था, यानी प्रथम शक्तिशाली जो राजा था, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये क्यों फेमस थे? इन्होंने एक तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों में गुप्त संवत किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, इनका पुत्र आता है, इनका पुत्र समुद्रगुप्त आता है, जो कि एक बहुत ही महान प्रतापी राजा था और इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। पता चलता है कि इसने कभी हार का सामना नहीं किया था। समुद्रगुप्त ने कभी भी हार का सामना नहीं किया था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इसने आर्यावर्त के 9 व दक्षिण के 12 राज्यों को हराया था, सोचिए, और इसने कभी हार का सामना नहीं किया था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए, इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? अश्वमेध। तो ये भी समुद्रगुप्त ने करवाया था। और इसकी विजय का जो वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति में दिया हुआ है, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी है और ये वर्तमान इलाहाबाद में है और इसको अशोक के शायद स्तंभ में उत्कीर्ण किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो इनकी विजय का वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, जो हरिसेन के द्वारा लिखित है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन की है। और इसमें किसके बारे में दिया हुआ है? समुद्रगुप्त के बारे में दिया हुआ है, इनके विजय के वर्णन के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद सबसे महान शासक आते हैं, इसके बाद और एक महान शासक आते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, तो समुद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं और इनके ही समय में चीन, यानी कि जो चीनी यात्री फाहियान है, वो भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और इसने भारत को बहुत अच्छा बताया था। इसने कहा था कि भारत के लोग लहसुन, प्याज और शराब का सेवन नहीं करते हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी डिटेल में चीजें बताई थी, उतनी सारी चीजें के बारे में आपको जानने की जरूरत है नहीं। तो जितना आप लोगों को चाहिए था उतना मैंने बता दिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आए थे? चीनी फाहियान आया था और इसने भारत की स्थिति को बहुत अच्छा बताया था। अच्छा, इसके बाद इनने क्या किया था? इन्होंने 400 वर्षों से, मैंने बोला था पहले कि मालवा और गुजरात पर शासक कर रहे शकों को हराया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से जो शक गुजरात और मालवा में राज्य कर रहे थे उनको हराया था। इसीलिए इन्होंने इसी जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं क्योंकि गुजरात और मालवा की विजय पर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, केवल इनका शासन मैंने लिख दिया है कब किया है। तो 414 से लेकर 455 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया है। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये भी थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 455 से 465 तक इन्होंने राज्य किया है और इनके समय में ही हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था और इन्होंने हूणों को बाहर खदेड़ फेंका था। तो हूणों ने आक्रमण किसके समय में किया था? स्कंदगुप्त के समय में, और इन्होंने हूणों को पराजित कर दिया था। कहते हैं कि जो हूण थे ये मध्य एशिया की बर्बर जाति से बिलोंग करते थे, तो ज्यादा इनके बारे में नहीं जानना है। हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और स्कंदगुप्त ने ही एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो वो थे स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इनके समय में 2 महत्वपूर्ण काम किए हुए थे। एक तो हूणों ने आक्रमण किया था और दूसरा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। उसके बाद आते हैं बुद्धगुप्त। इनके समय में जो गुप्त वंश था वो अब बिल्कुल
मतलब खत्म हो गया था। तो बुद्धगुप्त वो अंतिम शासक थे जिनके समय में गुप्त वंश खत्म हो जाता है। और अब हम महत्वपूर्ण लोगों को पढ़ लेते हैं कि गुप्त वंश की क्या क्या उपलब्धियां थी। चलिए, तो गुप्त वंश के आगे के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हम इसी तरह से आपको, देखिए मैंने आपसे हिस्ट्री को कहां से स्टार्ट किया था, इतिहास क्या है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा था, हड़प्पा पढ़ी, और उसके बाद आपको वैदिक काल पढ़ाए, और इस तरह से हम उसको कनेक्ट करते हुए अब हम गुप्त वंश तक आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की जो चीजें हैं उनको भी कैप्चर करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल हिस्ट्री में बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक कनेक्ट होने वाले हैं। फिर जो आपको ऐड करना होगा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। पहले आप अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए हिस्ट्री से कि कैसे हम हिस्ट्री में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक कालिदास थे जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचना की, और इन्होंने शायद कुमार गुप्त संभवम जैसी रचनाओं का भी इन्होंने लोकार्पण किया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किनकी रचना है? कालिदास की है, जो कि किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य के। अच्छा, इसी समय पर शूद्रक ने मृक्षकटिकम नामक रचना की थी, मृक्षकटिकम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी, और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। ये पुस्तकों के नाम आ जाते हैं कि किसने किसकी की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भारत की शान आन बान, तो ये थे आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और इन्होंने ही जीरो की खोज की थी। तो आर्यभट्ट भी इसी समय के वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी आज से 1600 साल पहले लगभग, और 2000 साल पहले इन्होंने ये बता दिया था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी कि परिक्रमण करता है। तो ये इन्होंने पहले ही बता दिया था, और ये कब से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि हैं बारहमिहिर। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, बारहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो आज से कितने साल पहले भारत में ऐसी खोजें हो गई जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं रहता है। आर्यभट्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन बारहमिहिर के बारे में कोई नहीं जानता कि बारहमिहिर ने क्या किया था। तो बारहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, और इस तरह से हम लोगों ने अपने मौर्य वंश के बाद सुगुभ वंश, कड्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, और कुषाण वंश को पढ़ते हुए हमने कनिष्ठ के बाद गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, और गुप्त वंश सबसे महत्वपूर्ण था। तो गुप्त वंश को यहाँ पर हम विराम देते हैं, और गुप्त वंश के आगे की जो स्टोरी है उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और इतने कम समय में एक बेहतर नॉलेज लेने के लिए हमसे जुड़ना पसंद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।